दोस्तों नमस्कार। डॉलर के मुकाबले रुपया कमजोर है। कॉरपोरेट और इस देश के बड़े बिजनेसमैन पर बड़ा जबरदस्त इसका असर है। अंतर्राष्ट्रीय तौर पर करेंसी की कीमत कम हो जाए तो पहला असर अंतर्राष्ट्रीय तौर पर जो व्यापार करते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करते हैं, उस पर पड़ता है। दूसरा बड़ा असर जब देश खुद ही बाहर से माल खरीद रहा हो और पेमेंट तो डॉलर में ही करना पड़ता है, तो असर उस पर कहीं ज्यादा पड़ता है। इन सब के बीच भारत ने रुपए की कीमत को बरकरार रखने के लिए जो भारत का फॉरेक्स रिजर्व है, उसमें से इस फाइनेंशियल ईयर में यानी अप्रैल के बाद से तकरीबन 3 लाख करोड़ से ज्यादा की कीमत के डॉलर को बाजार में बेचा, जो तकरीबन 35 बिलियन डॉलर है। इस दौर में अगले महीने से रूस से जो सस्ता तेल खरीद रहे थे, अब वो बंद हो जाएगा। यानी 30% जो छूट मिल रही थी अंतर्राष्ट्रीय बाजार से नहीं मिलेगी। अमेरिका से भारत प्राकृतिक गैस खरीदने लगा है। अब वहां से वह तेल भी लेगा या अमेरिका के पसंद वाले देशों से उसे तेल खरीदना होगा। इन सब के बीच अमेरिका जिन सामानों को भारत के बाजार में बेचना चाहता है, उसको लेकर वह अभी भी अपनी लाइन पर अडिग है। और भारत के वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल बार बार कहते हैं, इंतजार कीजिए, ट्रेड डील हो जाएगी। लेकिन इस ट्रेड डील से पहले बड़ी लड़ाई डॉलर को लेकर है। और डॉलर के समानांतर एक और लड़ाई है क्रिप्टो करेंसी को लेकर, जो भारत उसके पक्ष में है नहीं, लेकिन अमेरिका चाहता है भारत के बाजार में क्रिप्टो करेंसी लीगलाइज्ड वे में कम टैक्सेशन के साथ मौजूद हो जाए। रिजर्व बैंक ने हाथ खड़े कर दिए हैं। इन सारी बातों का जिक्र आज शुरू में सिर्फ इसलिए क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री G20 की बैठक में शामिल होने गए। G20 का विरोध या कहें बायकॉट अमेरिका ने किया। ट्रंप ने कहा कि हमारी डिप्लोमेसी जो है वो साउथ अफ्रीका की डिप्लोमेसी से मैच नहीं कर रही है और कुछ कंट्रोवर्सीज है, तो हम नहीं जाएंगे। तो ट्रंप नहीं आए। ट्रंप ने कहा कि हमारे बदले जो जोहान्सबर्ग में हमारे राजदूत हैं वो चले जाएंगे, और चूंकि अगले बरस G20 की बैठक अमेरिका में होनी है, तो आप उन्हें ही वो कमान सौंप दीजिएगा। साउथ अफ्रीका ने कहा बिल्कुल नहीं, हम उन्हें नहीं सौंपेंगे, हम एक खाली कुर्सी रखेंगे और उसी के हलावे उसी के साथ उनको बैटन थमा दिया जाएगा, जिस बैटन को पकड़कर बात आगे बढ़ेगी कि अगले बरस G20 की लीडरशिप, उसके प्रेसिडेंट अमेरिका होगा। और यही हुआ। लेकिन इस बैठक के भीतर तमाम देशों की मौजूदगी के बीच ट्रंप नहीं आए। ट्रंप नहीं आए तो चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी नहीं आए। शी जिनपिंग नहीं आए तो रशिया के राष्ट्रपति पुतिन भी नहीं आए। इन सब के बीच जब सवाल डॉलर का और इकोनॉमी का और कॉरपोरेट का और इन सब के बीच रशिया से खरीदे जाने वाले तेल का होगा, तो अगला सवाल इस मुद्दे पर आएगा ही, क्या वाकई अमेरिका की नजर G20 पर सिर्फ और सिर्फ इसलिए थी क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वहां मौजूदगी थी, और जब वो गए वहां पर तो उसके बाद एक झटके में डॉलर और तेज हो गया, भारत का आर्थिक घाटा और बढ़ गया। भारत के सामने आर्थिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के तहत जो बिजनेस है उसमें कुछ अड़चनें आनी शुरू हो गई। यानी एक तरफ G20 का विरोध अमेरिका कर रहा है और दूसरी तरफ अमेरिका के निशाने पर G20 हो सकता है, लेकिन निगाहों में क्या भारत है? क्योंकि इस G20 की बैठक में प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी उस ब्रिक्स को बल दे रही है, जिस ब्रिक्स ने एक वक्त सोचा था कि हमारी अपनी करेंसी होगी। और इसको तो बकायदा ब्राजील के राष्ट्रपति लूला ने खुले तौर पर ऐलान कर दिया था, जिस पर सहमति रशिया और चाइना ने दे दी थी। और इस G20 की बैठक में लूला की मौजूदगी थी। साउथ अफ्रीका में हो रहा है तो वहां के रामाफोसा की भी मौजूदगी और भारत के प्रधानमंत्री की भी मौजूदगी। हालांकि ब्रिक्स में देशों की संख्या बढ़ चुकी है, लेकिन बावजूद इसके जो कोर देश है वो BRICS यानी ब्राजील, इंडिया, रशिया, चाइना और साउथ अफ्रीका ही है।
चाइना और रशिया वहां नहीं पहुंचे, लेकिन साउथ अफ्रीका में है तो वहां पर ब्राजील और भारत पहुंचे। ब्राजील को मैसेज इसलिए नहीं अमेरिका दे पा रहा है क्योंकि वह दो दो हाथ करने को तैयार है। साउथ अफ्रीका के साथ खुले तौर पर डिप्लोमेसी की टकराव शुरू हो चुकी है। भारत के साथ इकोनॉमिक डील या कहें ट्रेड डील अभी तक अंजाम तक पहुंच नहीं पाई है। और ऐसे में यह सवाल था क्या वाकई G20 के भीतर जिन मुद्दों पर चर्चा होगी और जिन मुद्दों के आसरे टकराव पैदा होगा, उसमें क्या आर्थिक मुद्दे भी होंगे। आर्थिक तौर पर जो संबंध अंतर्राष्ट्रीय तौर पर बन रहे हैं, उसको लेकर खास तौर से भारत और ब्राजील दोनों अमेरिका के निशाने पर, लेकिन भारत ने कोई प्रतिक्रिया जाहिर नहीं की जैसी ब्राजील ने कर दी। तो क्या भारत ही वो बैलेंस बनाने की स्थिति में अभी भी अमेरिका के लिए है, जहां अमेरिका को लगता है कि इस दौर में कम से कम दुनिया के बीच जो पावर सेंटर है वो बदलने नहीं चाहिए। पावर सेंटर का मुख्य खिलाड़ी अमेरिका ही होगा। लेकिन एक झटके में अगर ब्रिक्स पनप जाता या फिर वो अपनी करेंसी नई इजाद कर ही लेता, या फिर चीन और रशिया और भारत और ब्राजील चारों देश मिलकर एक नए पावर सेंटर की दिशा में बढ़ ही जाते, तो अमेरिका क्या करता। अमेरिका चीन को तोड़ नहीं सकता है। रशिया के साथ आज से नहीं, सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद से दो दूरी है। ब्राजील की हैसियत इस तर्ज पर नहीं है कि वो एक मार्केट के तौर पर और कूटनीति और सामरिक तौर पर भारत जैसी जगह पर उसकी मौजूदगी हो, ऐसा भी नहीं है। एशिया के भीतर भारत की मौजूदगी अमेरिका की जरूरत है। और भारत इस दौर में अमेरिका ट्रेड डील नहीं कर रहा है तो खुले तौर पर उन तमाम जगहों पर अपने रास्तों को बना रहा है जिन रास्तों के आश्रय भारत की अर्थव्यवस्था पटरी पर लौट आए, डॉलर पर उसे बहुत आश्रित ना होना पड़े। लेकिन यहीं से जो सबसे बड़ा सवाल शुरू होता है, क्या वाकई भारत के भीतर जो कॉरपोरेट है जिनका पूरा बिजनेस डॉलर के आश्रय है, अंतर्राष्ट्रीय तौर पर पेमेंट डॉलर के आश्रय करना पड़ता है, अमेरिका के साथ उनकी भागीदारी खुले तौर पर है। और खुद रिलायंस ने भी अब यह ऐलान कर दिया कि दिसंबर के महीने से वह रशिया से तेल नहीं खरीदेगा। यानी अभी तक जो रिलायंस को लाभ हो रहा था, और रिलायंस या किसी भी कॉरपोरेट के लिए पहली जरूरत मुनाफा होती है, उसने मुनाफा त्याग दिया क्योंकि अमेरिकी रिस्ट्रिक्शंस वो नहीं सह पाएगा। जिस तरीके से बाकी कंपनियों पर रिस्ट्रिक्शंस अमेरिका ने पाबंदियां लगाई हैं। तो क्या कॉरपोरेट का संकट मौजूदा वक्त में भारत के ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव है जो अमेरिका समझ रहा है। और शायद इसीलिए G20 की बैठक में जो प्रस्ताव पास हुआ, उस प्रस्ताव को लेकर जो नजरिया अमेरिका का रहा और अमेरिका ने जो दो बातें रखी, उन दोनों बातों को इस G20 की बैठक में उलट दिया गया। भारत पहले से इसके पक्ष में था। तो क्या यह एक टकराव की नई स्थिति है? क्योंकि पर्यावरण को लेकर या जलवायु परिवर्तन को लेकर अमेरिका दुनिया के साथ नहीं है। वो पेरिस समझौते को भी नकार चुका है, लेकिन यहां पर सहमति बनी। दूसरी बड़ी बात है यूक्रेन युद्ध को लेकर जो शांति की पहल अमेरिका कर रहा है, उसको पहली बार खुले तौर पर G20 की बैठक में वेस्टर्न कंट्रीज यानी पश्चिमी देश जो नाटो सदस्य हैं, उन्होंने भी यह कहकर नकार दिया कि यह कैसे संभव है कि यूक्रेन का कुछ हिस्सा रशिया ले जाए, और यह कैसे संभव है कि वह आत्म सुरक्षा के लिए उसके पास कुछ भी ना बचे। तो यह शांति समझौता सही नहीं है। और इसमें दोष यह भी दिया गया कि जब पुतिन और ट्रंप की एक जगह गुप्त बैठक हुई थी, उसमें कौन से फैसले किस रूप में लिए गए इस पर दुनिया को बताया नहीं गया। सारे फैसले वहीं पर होंगे। तो शायद इसीलिए पहली बार खुलकर जो परिस्थितियां G20 के बीच बनी, वहां पर भारत की मौजूदगी में जो सवाल भारत साउथ अफ्रीका और ब्राजील को लेकर आया, जो ब्रिक्स और भारत के जरिए कहीं ना कहीं एक नए पावर सेंटर दुनिया की नई विश्व व्यवस्था के तहत बनते हुए अमेरिका को डरा रहे हैं, तो क्या ये सारी परिस्थितियों के केंद्र में इस वक्त भारत ही है अमेरिका के लिए। इसीलिए ट्रेड डील अभी नहीं होगी। पहले डॉलर की लड़ाई, क्रिप्टो करेंसी की लड़ाई भी लड़नी होगी। हमें लगता है पहले तस्वीर देखिए। इस तस्वीर में 3 लोगों की मौजूदगी महत्वपूर्ण है। तीनों ब्रिक्स के सदस्य हैं। देख लीजिए।
जी, इस तस्वीर में साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट रामाफोसा मौजूद हैं, ब्राजील के राष्ट्रपति लूला की मौजूदगी और प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी। सवाल यह है कि इन सब के बीच निशाने पर भारत क्यों है अमेरिका के? क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत की मौजूदगी दरअसल उस बैलेंस को अमेरिका से छीन लेती है जिस बैलेंस को अमेरिका अंतर्राष्ट्रीय तौर पर भारत के साथ खड़ा होकर लगातार बनाता रहा है। लेकिन टैरिफ वार के दौर में और जो टैरिफ डील भारत के साथ नहीं हो पा रही है वो भारत के लिए भी एक मुश्किल हालात है। शायद इसीलिए भारत की मौजूदगी जिन सवालों को उठाती है और G20 की बैठक में तो भारत ने उन सवालों को उठा दिया। मसलन भारत के प्रधानमंत्री ने यानी प्रधानमंत्री मोदी ने खुले तौर पर कहा कि पुराने जो डेवलपमेंट मॉडल था, जाहिर है वो वेस्टर्न वो अमेरिकन मॉडल था, उसको बदलने की जरूरत है क्योंकि रिसोर्स छीने जा रहे हैं। वो रिसोर्स क्या है? अपने भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा कि G20 ने भले ही दुनिया की इकोनॉमी को दिशा दी हो, लेकिन आज की ग्लोबल विकास मॉडल के जो पैरामीटर्स हैं उसमें बड़ी आबादी को रिसोर्स से वंचित किया गया है और प्रकृति के दोहन को जो बढ़ावा दिया जा रहा है और उसका असर अफ्रीकी देशों पर सबसे ज्यादा दिखता है। जाहिर है यह असर अलग अलग जगहों पर अलग अलग नजरिए से भारत उस निशाने को साध रहा है जहां रेयर मटेरियल्स का सवाल था, जहां ट्रेड डील के बीच में अमेरिका के साथ भारत किस दिशा में जाएगा जो अभी तय नहीं है, क्योंकि अमेरिका भारत के बाजारों में अपनी अर्थव्यवस्था का एग्रीकल्चर का हिस्सा भी शामिल कराना चाहता है। और भारत में एग्रीकल्चर के भीतर अगर अमेरिकी प्रोडक्ट्स आने लग गए तो भारत के किसानों का क्या होगा, यह शायद एक अपने आप में सवाल है। इसीलिए अपने भाषण में प्रधानमंत्री मोदी ने भारत के भीतर जो फूड सिक्योरिटी है, जो यहां पर न्यूट्रिशन सपोर्ट है या जो फसल बीमा योजना है या किसानों को लेकर जो भी योजनाएं हैं उसका खुला जिक्र यह कहकर किया कि दुनिया के भीतर सबसे बड़ा हिस्सा भारत के भीतर उसकी मौजूदगी है और भारत उस पर काम कर रहा है। यानी यह मैसेज अमेरिका के लिए भी है कि आप अपने एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को भारत के बाजार में लाने की मत सोचो। सुन लीजिए जो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा। टेक्नोलॉजी, क्रेडिट, इंश्योरेंस और मार्केट एक्सेस की चुनौती बढ़ती जा रही है। भारत अपने स्तर पर इन चुनौतियों से निपटने का प्रयास कर रहा है। भारत में हम विश्व का सबसे बड़ा फूड सिक्योरिटी और न्यूट्रिशन सपोर्ट प्रोग्राम चला रहे हैं। विश्व का सबसे बड़ा हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम और सबसे बड़ी फसल बीमा योजना भी भारत चला रहा है। हम श्री अन्न यानी मिलेट्स पर बल दे रहे हैं जो पोषण और पर्यावरण दोनों के लिए सुपर फूड है। तो ट्रेड डील से पहले भारत मैसेज तो दे रहा है, लेकिन दूसरी तरफ अमेरिकी दबाव भारत की इकोनॉमी पर किस तरीके से है यह महज डॉलर के दायरे में नहीं समझा जा सकता है। इसके लिए आपको यहां की उन परिस्थितियों को भी समझना होगा जो सीधे महंगाई से जुड़ी है। इस देश के कोर सेक्टर का डेवलपमेंट क्यों रुका हुआ है उससे जुड़ी हुई है। यहां की परिस्थिति में कॉरपोरेट के सामने जो संकट है और जो भारत के भीतर शेयर बाजार से जो लगातार फॉरेन इन्वेस्टर्स की बिकवाली हो रही है, जो अपना शेयर लगातार बेच रहे हैं, यह इस मायने में कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत अपनी इकोनॉमी को लेकर वेस्टर्न कंट्रीज पर या अमेरिका की इकोनॉमी को लेकर अपनी अर्थव्यवस्था को जो अभी तक संभाले हुए था उसमें एक व्यापक बदलाव अब लाना है। वो कैसे आएगा, किस रूप में आएगा, उससे पहले ये ट्रेड डील हो पाएगी नहीं हो पाएगी। ट्रेड डील नहीं होगी तो संकट और बढ़ेगा और इन सब के पीछे पहला बड़ा संकट तो अब क्रूड ऑयल को लेकर शुरू हो गया। जब दिसंबर के बाद से महंगा तेल मिलेगा और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी तेल की कीमत और महंगी होगी, तो भारत अभी तक जो कमा रहा था अब वो भारत के कंज्यूमर्स को किस तरीके से संभालेगा। कह सकते हैं क्या ये एक दबाव है या एक ऐसा दबाव है जिसमें अमेरिका को लगता है कि भारत के साथ अगर ट्रेड डील उसकी अपनी शर्तों पर नहीं हुई
तो फिर भारत उन रास्तों को पैरेलल में बनाता चलेगा जो चाइना जाता है, जो रशिया जाता है, जो ईरान जाता है, जो ब्राजील जाता है। यह परिस्थिति बनती चली जाएगी। लेकिन इन सब के बीच एक बड़ा सवाल आज G20 की बैठक में जब घोषणा पत्र में इस बात का जिक्र किया गया कि जो जलवायु महत्वाकांक्षा है, जो कर्ज देने की परिस्थितियां हैं जिसमें अमेरिका की दादागिरी चलती है, जो खास तौर से मल्टीलैटरल एस्पेक्ट है जिसका जिक्र यूरोपीय कंट्रियों ने भी किया, उसको भी समझना होगा। पावर स्ट्रक्चर जो है अभी तक जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से बना रहा, अब उसमें बदलाव की जरूरत है। वैश्विक संघर्ष जो हो रहा है उसमें एक मजबूत सियासी संदेश जो दिया जा रहा है उसको समझना होगा। और टेररिज्म, खासतौर से भारत जो कहते आया है इससे पहले कि गुड और बैड टेररिज्म नहीं होता है, उस पर भी मोहर लगी कि टेररिज्म हर रूप में, हर क्षेत्र में होता है। और इसके साथ साथ जो अलग स्थिति पहली बार ट्रेड वार के बाद बनी है, उसको भी अंतर्राष्ट्रीय तौर पर नई परिस्थिति से देखना होगा, जिसका खुला जिक्र फिनलैंड के राष्ट्रपति ने किया और यह कहकर किया कि रशिया का युद्ध हो, गाजा पट्टी का सवाल हो, सूडान का वार हो, इन सब में जो अमेरिका की दादागिरी नजर आ रही है उसको आपको समझना होगा। यानी एक मैसेज G20 के भीतर से निकला कि अमेरिकी बायकॉट का हमारे ऊपर कोई असर नहीं है। जो प्रस्ताव पास हुआ और जो यूरोपियन कंट्रीज कह रहे थे, खासतौर से जो फिनलैंड ने कहा, हमें लगता है दोनों को देखिए और सुनिए जरा। I hope that we lean towards multilateralism. And let me say, coming from a small country, what I believe the West should do in this. I think the West should understand that the multilateral institutions that were created after World War II and that were upheld after the Cold War, the power structure of them is right now unfair. It needs to be changed. We need to distribute power in a world that exists today, not the world that existed in 1945. बात तो यहां तक चली गई कि अमेरिका ने जो शांति योजना बनाई है उस पर कोई भी वेस्टर्न कंट्रीज की सहमति नहीं है और सबने खुले तौर पर गंभीर आपत्ति जताई कि यूक्रेन के कुछ हिस्से, खासतौर से जो डोनबास का इलाका है, वो रूस को कैसे दिया जा सकता है। जो यूक्रेन की सैन्य क्षमता है उसको आप सीमित या कम कैसे कर सकते हैं, और फिर आप यह भी कह रहे हैं कि नाटो में उसको शामिल नहीं किया जाएगा। यानी जो शांति योजना है वह भी अपनी ताकत के साथ अमेरिका कराना चाहता है क्या? उसकी डेडलाइन 27 तारीख है, 27 नवंबर है, और विरोध करते हुए बकायदा ब्रिटेन ने साइन किया, फ्रांस ने साइन किया, जर्मनी, इटली, स्पेन, नीदरलैंड, फिनलैंड, नॉर्वे, यूरोपीय यूनियन, कनाडा, जापान, आयरलैंड, सभी ने उस पर हस्ताक्षर किए, क्योंकि यह बहुत साफ तौर पर कहा गया कि जिस लिहाज से चीजें चल रही हैं उसमें ऐसा लगने लगा है कि अब अमेरिका का रुख कहीं अलग तो नहीं है। और फ्रांस के राष्ट्रपति जॉन मैक्रोन यहां तक कहे कि दरअसल G20 में अगर बड़े देशों की आपस में सहमति नहीं होती है तो इसकी उपयोगिता ही कहीं खत्म ना हो जाए। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने इस पर सहमति जताई, यह हो सकता है। अब यहां पर बड़ा सवाल था कि क्या अमेरिका का यह बहिष्कार करना, इन सब का एक मैसेज भारत को लेकर जो दबाव में लाने की प्रवृत्ति थी वह इस दौर में और तेज होगी, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री की वहां मौजूदगी थी, सहमति थी हर उस बात को लेकर जो वहां प्रस्ताव पारित किए जा रहे थे। और साउथ अफ्रीका के साथ भारत के संबंध इस दौर में ब्रिक्स और उसके बाद की परिस्थिति में ज्यादा प्रगाढ़ हुए हैं। तो क्या इसीलिए निशाने पर भारत अमेरिका के, और इसीलिए आने वाले वक्त में चीजें और डगमगाएंगी क्या? क्योंकि जो टकराव की परिस्थिति थी वह सिर्फ और सिर्फ अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने दक्षिण अफ्रीका के साथ कूटनीतिक मतभेद का जिक्र किया था। लेकिन बात तब और आगे बढ़ गई जब खुले तौर पर ट्रंप की जगह जोहान्सबर्ग में अमेरिकी दूतावास के प्रभारी को भेजने की कोशिश हुई, तो बकायदा साउथ अफ्रीका के विदेश मंत्री ने मंच से यह कहा कि राष्ट्रपति रामाफोसा चाहते नहीं है कि अमेरिकी प्रभारी को कार्यभार वो सौंपे, क्योंकि अगले बरस G20 के प्रेसिडेंट अमेरिका होगा। अगर ट्रंप नहीं आते हैं तो उन्हें अपनी तरफ से किसी को नियुक्त करना चाहिए जो स्पेशल दूत हो उनका।
या कोई मंत्री आए, हम किसी राजदूत को यह सब नहीं सौंप सकते हैं। यानी सीधे तौर पर एक टकराव की परिस्थिति भी G20 में बनी। और इस वक्त में भारत ही वो देश है जो कि टैरिफ डील को लेकर टकराव की परिस्थिति में भी है और रास्ता भी लगातार टटोल रहा है, बनाने की कोशिश भी हो रही है। लेकिन आज जब यह सवाल उठा कि अगले बरस अमेरिका में G20 होगा, तो साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट, जो G20 के प्रेसिडेंट इस वक्त थे, उन्होंने जब आखिरी भाषण दिया तो उसमें जो बैटन होता है वो अमेरिका के किसी शख्स को नहीं दिया, टेबल पर रख दिया। वो एक मैसेज है कि हम एक खाली कुर्सी की दिशा में रख रहे हैं। कैसे कहा, किस रूप में रखा, देखिए। We can create a more secure, a more just, and a more prosperous world. And together, we can ensure that no one is left behind. I now say that this gavel of this G20 summit formally closes this summit and now moves on to the next president of the G20, which is the United States, where we shall see each other again next year. The summit is therefore closed. तो क्या G20 की बैठक का मैसेज अमेरिका के लिए ब्रिक्स देशों का ही है? और ब्रिक्स देशों में कमोवेश हर देश अगर अमेरिका के खिलाफ खड़ा है तो भारत खिलाफ नहीं खड़ा है, बल्कि टैरिफ डील हो जाए उस दिशा को लेकर एक खामोशी बरते हुए। लेकिन इन सब के बीच जो ऑपरेशन सिंदूर था, पाकिस्तान को लेकर जो उठते हुए सवाल हैं, चीन के साथ जो रिश्ते अमेरिका के हैं, और इन सब के बीच भारत जो चीन के साथ व्यापारिक डील कर रहा है, उसका एक सच तो यह भी है कि भारत की इकोनॉमी चाहे अनचाहे उन्हीं कॉरपोरेट्स को लेकर, जो कॉरपोरेट्स मौजूदा वक्त में सत्ता के करीब हैं, उनकी दृष्टि में अंतर्राष्ट्रीय तौर पर वेस्टर्न कंट्रीज को छोड़ना शायद अभी उचित नहीं होगा। यहीं से सवाल उठता है, क्या वाकई निशाने पर अगर अमेरिका के भारत है तो आज तो डॉलर के मुकाबले 90 रुपया हो चुका है, जो 100 पार कराने में कोई अमेरिका को देर नहीं लगेगी। यह परिस्थिति वो कर सकता है। और भारत ने रुपए को बरकरार रखने के लिए इस फाइनेंशियल ईयर में, यानी 2025-26 के फाइनेंशियल ईयर में अभी तक लगभग $34.5 बिलियन सेल किया है मार्केट में। और इन सब के बीच भारत के शेयर बाजार से लगभग $16.5 बिलियन विदेशी निवेशक निकाल चुके हैं। जो व्यापार घाटा है वो सितंबर में लगभग 2,88,000 करोड़ का था, जो अक्टूबर के महीने में बढ़कर 3,73,000 करोड़ का हो गया। और इस G20 की बैठक के बीच भारत का जो कोर सेक्टर है उसका डाटा भी बताता है कि चाहे वो माइनिंग का क्षेत्र हो, चाहे इलेक्ट्रिसिटी का क्षेत्र हो, चाहे वो सीमेंट का क्षेत्र हो, चाहे वो कोल का क्षेत्र हो, जो 8 सेक्टर हैं उसमें एवरेज वृद्धि अभी तक हो नहीं पा रही है। और जिस इकोनॉमी को लेकर भारत अभी तक अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था से खुद को जोड़े हुए था, उसमें अभी तक कोई व्यापक परिवर्तन आया नहीं है, सिवाय इसके कि बड़े देशों के गेट बंद हैं। भारत दुनिया के तमाम देशों के साथ फ्री ट्रेड करना चाहता है। उस फ्री ट्रेड को करने की दिशा में अमेरिका भी कहीं ना कहीं बीच में अपनी ट्रेड डील फाइनल होने तक क्या सबको रोके हुए है? और आखिरी सवाल, इस पूरी परिस्थिति में जो ट्रेड डील एक आशान्वित है, उसके पैरेलल में कोई दूसरा रास्ता अभी तक प्रधानमंत्री मोदी निकाल नहीं पाए हैं। इसीलिए वो संकट कॉरपोरेट के सामने है, जिसका अंतर्राष्ट्रीय बिजनेस डॉलर के भरोसे है। और वही कॉरपोरेट अंतर्राष्ट्रीय तौर पर विकसित देशों के बैंकों से अभी तक जो कर्ज उठा रहे थे, क्या यह टकराव की परिस्थिति उनको और रुकावट पैदा करेगी? यह परिस्थिति भारत की अर्थव्यवस्था के लेकर है
और भारत की अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में इकोनॉमी को जोड़कर है। लेकिन भारत की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स का आखिरी मंत्र तो यही है। प्रधानमंत्री मोदी हर चुनाव जीतकर अंतर्राष्ट्रीय यात्रा पर जाते हैं और देश पीठ ठोकता है, वाह अब जीत आए। लेकिन घरेलू अर्थव्यवस्था जो पॉलिटिक्स से हटकर है, उस दिशा में कोई कदम, कोई विजन, कोई पॉलिटिक्स इस देश के भीतर बची नहीं है। वो विपक्ष की तरफ भी शून्यता है। शायद इसीलिए प्रधानमंत्री विदेश में, गृहमंत्री देश चला रहे हैं। आर्थिक परिस्थितियों में उलझी हुई स्थिति में पहली बार बड़े बड़े बिजनेसमैन और कॉरपोरेट भी फंसे हैं। सत्ता के साथ खड़े कॉरपोरेट तो टिके रहेंगे, लेकिन जो बिजनेसमैन है इस देश को छोड़कर दुनिया के दूसरे देशों में उनके जाने और बसने की तादाद में लगभग बीते 1.5 बरस के भीतर लगभग 32% का इजाफा हो चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।